हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का फर्स्ट चैप्टर इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, सबसे पहले हम बिना किसी इधर उधर की बातें की हम डायरेक्ट अपने चैप्टर पर आते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। यूरोप में राष्ट्रवाद का स्टार्टिंग होता है इस चैप्टर में 1948 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्र बनाए। कितने बेटा? 4 चित्र बनाए। उसमें से एक चित्र आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था ज्ञानोदय की मशाल का एक चित्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने 4 तस्वीर बनाई। 4 में से एक तस्वीर ये रही। इस तस्वीर में यूरोप और अमेरिका के सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं। कहाँ के लोग हैं? यूरोप और अमेरिका के। अलग अलग पोशाक में नज़र आ रहे हैं, अलग अलग झंडों में नज़र आ रहे हैं। इन सब का एक ही मतलब है कि सारे यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग जाग रहे हैं। कहाँ पर? ज्ञानोदय की देवी यानी कि स्वतंत्रता की देवी के पास। अभी स्वतंत्रता की देवी का मतलब ये है कि हमें पता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद में देवी को ही स्वतंत्रता का रूप माना गया था, ठीक है। और ये जो नीचे आपको बहुत सारे नज़र आ रहे हैं कबाड़, इसको बोलते हैं निरंकुश संस्थानों के कुछ बचे हुए अवशेष। यानी कि निरंकुश संस्थान यानी कि चर्च हो गए, पादरी हो गए, इन सबको सब पीछे छोड़कर हम राष्ट्रवाद की तरफ यानी कि स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्या है? निरंकुश संस्थानों के कुछ अवशेष हमें पास बचे हुए हैं। कुछ लोगों ने झंडे ले रखे हैं। आपको दिख रहा है कि ये फ्रांस का झंडा है जो आगे जा चुका है। अभी जर्मनी का झंडा है जो पीछे आ रहा है यानी कि स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक शब्द आया निरंकुशवाद, यानी कि ऐसा शासन जिसमें किसी का अंकुश ना हो निरंकुशवाद कहलाता है। जैसे कि जर्मनी में हिटलर का शासन निरंकुशवाद था, ठीक है। यहाँ पर यूटोपिया एक नाम आया है जिसमें ऐसे कल्पना करते हैं समाज की जो कभी भी बन नहीं सकता, यानी कि आदर्श समाज होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगले पेज पर हमें एक शब्द दिखता है अर्नस्ट रेनन। इनके अकॉर्डिंग राष्ट्रवाद क्या है? तो बेटा ये राष्ट्रवाद की पूरी परिभाषा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आप इसे पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं हम। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार कैसे आया, यानी कि जब राष्ट्रवाद आया, कब आया राष्ट्रवाद? फ्रांसीसी क्रांति में 1789 यानी कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1790 में फ्रांस ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे क्या हुआ? राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए, यानी राजशाही से निकलकर शासन लोगों के हाथ में आ गया। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही लोग नीति तय करेंगे, ठीक है। अब प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए थे जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो रही थी, जिसमें था पितृभूमि यानी कि ला पेट्राई और नागरिक यानी ला सिटियन। ऐसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, भैया एक रहें सब हम मिलके, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अंततः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिससे पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकताओं के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। नई स्तुतियाँ रची गई, नई शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू कर दी गई, यानी कि सारा जो प्रशासन है वो केंद्रीय, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सारी पावर उसके पास में होती है और कुछ पावर राज्य सरकार के पास में होती है। ऐसी सेंट्रल व्यवस्था यहाँ पर लागू कर दी गई। वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको सभी नागरिकों को समान अधिकार दे दिए गए। आंतरिक यातायात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, ठीक है। ये सब यूरोप में राष्ट्रवाद होने के बाद हुआ। अब क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा कर दी थी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद करेगा। अब फ्रांस की घटनाओं की खबर पूरी यूरोप में विभिन्न शहरों तक पहुंच गई। छात्र और शिक्षक, मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जेकोबिन क्लबों की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जेकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे, मतलब गुप्त रूप से मीटिंग करने लगे।
उनकी गतिविधि और अभिनयों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में भी लेके जाने लगी। फिर नेपोलियन आया। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने एक ऐसे सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ राजतंत्र को, प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। मतलब फ्रांस में राजतंत्र वापस कौन लेके आया? नेपोलियन। यानी कि फ्रांस में पहले राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र आया और फिर से नेपोलियन ने क्या कर दिया? राजतंत्र वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसके क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तक तर्कसंगत और कुशल बन सके। मतलब अच्छा भी किया उसने कुछ काम। 1804 की नागरिक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। 1804 में नेपोलियन ने नागरिक संहिता एक एक्ट निकाला जिसके तहत उसने बहुत सारे लोगों को कुछ सहूलियतें दी, जिसमें कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार प्राप्त की समाप्त कर दिए गए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा, यानी कि आपकी संपत्ति आपकी रहेगी। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया जहाँ पर फ्रांस का अपना नियंत्रण था। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, यानी कि जो एक गांव में एक सामंत हुआ करता था उसको खत्म कर दिया, और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, यानी कोई श्रेणी संघ नहीं होगा, सब बराबर संघ है, सब बराबर कारीगर है। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों को नई नई आज़ादी मिली। ये सब किसने किया? ये सब किया नेपोलियन ने। और हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है मैप में। ये रूसी साम्राज्य है, ठीक है, ये ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है और ये ओटोमन साम्राज्य है। ठीक है, दिस इज़ फ्रांस, स्पेन एंड मोरक्को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मानक भार और नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से इस इलाके में दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत हो गई। यानी कि नेपोलियन ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक पूंजी बना दी थी, उस पूंजी से बहुत ज़्यादा सहूलियत होने लगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में जो स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ भी होती थी, जिसे शुरुआत में अनेक स्थानों में हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों में जैसे ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान और वाल्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनों में भी बदल गया। प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, यानी प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो थी वो स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, मतलब वो साथ नहीं आ रही थी। ओके, इन सब चीज़ों के बाद ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। थैंक यू।